स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। मैं डॉक्टर मीना रानी, समाज विज्ञान संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पाठ्यक्रम पुलिसिंग विधि और व्यवहार के 13वें सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व के 12 सत्रों में हमने यह समझने का प्रयास किया कि पुलिस और पुलिसिंग में क्या अंतर है। पुलिस एक ढांचे के रूप में उसके संगठनात्मक और संरचनात्मक स्वरूप क्या है, संस्था और संगठन का पुलिसिंग के संदर्भ में क्या अंतर है, क्या महत्व है, पूरे देश भर में पुलिस के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने की सहायक इकाइयां कौन सी हैं। साथ ही हमने पुलिस दर्शन में गांधी दर्शन की महत्ता को रेखांकित करने का प्रयास किया। इस बात की भूमिका को भी इंगित किया कि समुदाय पुलिस के साथ सहभागी बनकर किस प्रकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्रारंभिक जिम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से संपन्न कर सकते हैं। हमने यह भी जाना कि हमारे देश में पुलिसिंग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। पूर्व के सत्रों में मैंने यह भी बताया कि इस पाठ्यक्रम के इस विषय को चुनने के पीछे क्या तर्क है। वस्तुतः किसी भी समाज में आधारभूत कार्य कानून और व्यवस्था बने रहना है। यदि कोई समाज में शांति नहीं है, अर्थात कानून और व्यवस्था नहीं है, तो समाज की कोई भी कार्य, चाहे वो दैनिक हो अथवा विकास के, संपन्न नहीं हो सकते। या यूं कहें कि विकास प्रशासन दैनिक प्रशासन की शिला पर ही निर्धारित रहता है। प्राचीन काल के प्रशासन को वस्तुतः पुलिस प्रशासन की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उस वक्त के प्रशासन का कार्य मात्र कानून और व्यवस्था बनाए रखना, या यूं कहें समाज में हिंसा नहीं फैलने देना था। इस प्रकार पुलिस की छवि एक नकारात्मक छवि आज तक भारतीय जनमानस में अंकित है। उसका उद्देश्य मात्र हिंसा न फैलने तक सीमित है, न कि आम जनमानस के कल्याण का। यही कारण है कि पुलिस की उस औपनिवेशिक कालीन छवि के साथ आज भारतीय जनमानस अपने आप को सामंजस्य में नहीं पाता। लेकिन किसी भी समाज में पुलिस की अहम भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों से समुदाय और पुलिस के मध्य इसी दूरी को पाटने के लिए कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। इसके लिए हमने सामुदायिक पुलिसिंग की चर्चा की। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां लोकतांत्रिक मान्यताएं संवैधानिक रूप से स्थापित हैं और नागरिक अधिकार सर्वोपरि हैं, कानून का शासन लागू है, पुलिस की भूमिका और भी अधिक अहम हो जाती है। पुनः भारत अपने पड़ोसी राज्यों से निरंतर आतंकवादी गतिविधियों की वजह से देश की स्थिरता को चुनौती बनी रहती है। इसीलिए भारत में आतंकवाद के संदर्भ में भी पुलिस की भूमिका अहम है। अभी मई 2025 में ही भारत जिस प्रकार से सीमा पार आतंकवाद की एक घटना से का साक्षी बना, उससे हम सब परिचित हैं। अतः वर्तमान दृष्टि में सर्वाधिक अहम है कि आतंकवाद और पुलिस के आपसी संबंध क्या हैं, या यूं कहें कि आतंकवाद उन्मूलन में पुलिस की भूमिका क्या है। इसी एक
अहम बिंदु को समर्पित है यह 13वां सत्र। आतंकवाद और पुलिस के आपसी सहसंबंध को समझने के लिए। आतंकवाद और पुलिस का आपसी सहसंबंध सकारात्मक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद अपने लक्ष्यों में नकारात्मक है और पुलिस की भूमिका उसको रोकने में है। अब प्रश्न उठता है कि पुलिस की भूमिका का कितने मायने हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। वही इस सत्र का मुख्य बिंदु है। आइए इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज के इस सत्र के प्रारंभ से पूर्व हम समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस और आतंकवाद के आपसी संबंधों के एक परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। आतंकवाद का क्या अर्थ है, क्या अवधारणा है, क्या रूप है और उसकी आधुनिक स्थिति क्या है। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद एक जटिल अवधारणा है। यह किसी राष्ट्र के लिए ही नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए एक चुनौती है। इसका उद्देश्य हिंसा और भय फैलाने के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। वस्तुतः आतंकवाद का उद्देश्य मात्र हिंसा फैलाना होता भी नहीं। इनका उद्देश्य समाज में डर और अविश्वास उत्पन्न कर अस्थिरता का भाव लाना है, ताकि समाज की अस्थिर स्थिति मानवता के लिए एक संकट उत्पन्न करे। साथ ही इसका उद्देश्य सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करना हो सकता है। हाल ही के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। पहलगाम का जो आतंकी हमला भारत में अप्रैल 25 में हुआ, उसका उद्देश्य मात्र वहां हिंसा फैलाना नहीं था, अपितु देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, सामाजिक अस्थिरता का माहौल लाना था। आतंकवाद का स्वरूप विभिन्न होता है, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, साइबर और राज्य प्रायोजित आतंकवाद शामिल हैं। हम सब जानते हैं आधुनिक दौर में अभी इसी माह में जो चल रहा है भारत पाकिस्तान सीमा पर, उसका जिक्र भी हमने किया। आधुनिक दौर में आतंकवाद वैश्विक समस्या बन चुका है, जहां तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने उसकी प्रकृति को और अधिक जटिल बनाया है। जो दो मूलभूत मुद्दे आज आतंकवाद के सामने उसकी जटिलता को बढ़ाते हैं, वो है वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति। मैंने पूर्व के सत्र में भी जिक्र किया कि संपूर्ण विश्व में यदि हम देखें तो 80 के दशक में एक नवीन विचारधारा, जिसका मूलभूत उद्देश्य आर्थिक था, परंतु उसने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मानदंडों को चेंज किया, वो वैश्वीकरण थी। भारत में नवीन आर्थिक नीति 1991 के माध्यम से इसने भारत में प्रवेश किया। वैश्वीकरण के साथ निजीकरण और उदारीकरण, दो अन्य अवधारणाएं भी इस आर्थिक नीति के माध्यम से भारत में आई। वैश्वीकरण ने सीमा पार तक प्रत्येक चीज के आवागमन को आसान कर दिया। भारतीय बाजार न केवल विदेशी वस्तुओं से भर गए, अपितु विदेशी संस्कृति का असर भी भारतीय संस्कृति पर दिखाई देने लगा। इसी के समानांतर जिस एक तकनीकी प्रगति ने मानवीय इतिहास को झकझोरा, वो इंटरनेट थी। इंटरनेट ने अपराध की दुनिया को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो आज आतंकवाद ने को जिन दो मुख्य अवधारणाओं ने उसकी दिशा परिवर्तित की, वो थी वैश्वीकरण, जिससे सीमा पार से आतंकवाद बहुत आसानी से प्रायोजित होने लगा। दूसरी थी तकनीकी प्रगति, जिसने आतंकवाद का एक नया स्वरूप पेश किया, जो थे साइबर हमले। इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आतंकवाद और उग्रवाद
ये दो अवधारणाएं हैं जो प्रभावित करती हैं। इनके बीच भी विभेद को समझना आवश्यक है। इसे हम आगे समझेंगे इस सत्र में, क्योंकि इन दोनों की रणनीतियां और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। आतंकवाद की अर्थ, अवधारणा, स्वरूप को समझने से पूर्व हमें आतंकवाद के मूलभूत अवधारणात्मक विषयों को समझना जरूरी है। आतंकवाद की परिभाषा में आतंकवाद के तहत जो हिंसा होती है उसका राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग जो है वो आतंकवाद कहलाता है, और यह नागरिकों में डर पैदा करता है। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि इसका उद्देश्य मात्र हिंसा फैलाना नहीं, अपितु समाज में अविश्वास, भय के वातावरण को उत्पन्न करना है। पुनः इसके स्वरूप देखें तो धार्मिक आतंकवाद, जो कि स्वघोषित आतंकवाद का एक रूप है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और अर्थ पे आधारित आतंकवाद, ये आतंकवाद के विभिन्न स्वरूप हैं जिसे हम आगे विस्तृत रूप से इस सत्र में समझेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आतंकवाद और उग्रवाद में क्या अंतर है। आतंकवाद राजनीतिक प्राथमिकताओं के लिए प्रायोजित हिंसा होती है। ये अधिकतर आम नागरिकों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारों पर हमला करके डर फैलाने को अपना आधार रखती है। उदाहरण के तौर पर 26/11 का भारत पर मुंबई हमला और पुलवामा हमला, और अभी हाल ही में हुआ पहलगाम। इसके अतिरिक्त उग्रवाद की बात करें तो ये स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर जो राजनीतिक असंतोष है उस पर उत्पन्न हिंसा होती है। यह सत्ता, प्रशासन और क्षेत्रीय हितों के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वह उग्रवाद की श्रेणी में आते हैं। ये कभी कभी हिंसा का सहारा भी लेते हैं, जैसे भारत में माओवाद, नक्सलवाद, उत्तर पूर्व भारत में अलगाववादी आंदोलन। आतंकवाद प्राय विदेशी नेटवर्क या विदेशी स्रोतों के द्वारा संचालित होता है, पर यहाँ चिंताजनक और रोचक बात यही है कि उग्रवाद खुद देश के व्यक्तियों द्वारा देश की सरकार के विरुद्ध चलाया जाता है। इसलिए आतंकवाद से निपटने का तरीका उग्रवाद से निपटने के तरीके से एकदम भिन्न होता है। उग्रवाद के निपटने का तरीका समझाइश का, उन्हें पुनर्वास की तरफ लौटाना है, कि इसके पीछे तर्क ये है कि वे हमारे ही नागरिक हैं और जो भटक गए हैं। जबकि आतंकवाद को निपटने के तरीके में हिंसा सरकार द्वारा प्रयुक्त करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आतंकवाद अपनी गतिविधियों के लिए मुख्यतः हिंसा का ही सहारा लेते हैं। अब प्रश्न जो हम पूरे पाठ्यक्रम में समझ रहे हैं, पुलिसिंग और पुलिस का, अब प्रश्न उठता है कि पुलिस की इस आतंकवाद को निपटने में क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि पुलिस समाज के निचले स्तरों तक अपना संपर्क रखती है, या यूं कहें कि आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए जो अग्रिम पंक्ति है वो पुलिस की है। पुलिस की इस भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य तौर पर दो पुलिस पे हम इसका जिक्र करेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद जो है उसके खिलाफ सहयोग अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का होने से आतंकवाद से निपटना आसान होता है। पुनः अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी हैं, उनके बीच सूचना और खुफिया साझेदारी आतंकवाद से निपटने में सहायक होती है। साथ ही आपसी विमर्श जो विभिन्न देशों के मध्य होते हैं और संयुक्त अभियान जो देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ चलाए जाते हैं, इनके माध्यम से आतंकवाद
निरोधक प्रयासों का समन्वय करके भी आतंकवाद जैसी चुनौती से निपटा जा सकता है। यदि राष्ट्रीय स्तर की पुलिस की भूमिका की बात करें तो मुख्य रूप से यह निम्न प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। सर्वप्रथम है खुफिया जानकारी एकत्र कर। मैंने पूर्व में भी जिक्र किया, चूंकि समाज की निचली तह तक पुलिस अपना स्थान रखती है, इसलिए खुफिया जानकारी एकत्र करना अर्थात कहाँ संभावनाएं आतंकवादी गतिविधियों की हो सकती हैं, ये सब पुलिस का प्राथमिक कार्य है। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न कार्रवाइयां करके रोकथाम करने का प्रयास करना, ये आतंकवादी हमले से पूर्व होने वाली पुलिस की भूमिका है। हमला हो जाने के बाद जांच करना और साक्ष्य एकत्र करना कि आतंकवादी गतिविधि का संचालन कहां से हुआ। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सामुदायिक सहभागिता, जिसके लिए हमने पूर्व सत्र में जिक्र भी किया था कि कई ऐसे नवाचार हैं जिसमें समुदाय को पुलिस के साथ भागीदारी करके अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग, ये राजस्थान में इसी नाम से प्रचलित है। केरल में देखें तो जनमित्र योजना, तमिलनाडु में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से FOP जाना जाता है। इस नाम से समुदाय को भागीदार बनाकर पुलिस इन गतिविधियों को रोकने में अपनी भूमिका निभाती है। प्रशिक्षण एवं तत्परता के साथ पुलिस की भूमिका अत्यंत प्रबल हो जाती है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया करके और कानून लागू करके भी राष्ट्रीय पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। और वर्तमान समय में एक जो नई भूमिका पुलिस की तय हो गई है वह है डिजिटल निगरानी। अनेकानेक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अभी हमने हाल में जो भारत पर हमला हुआ देखा कि ड्रोन अभी सामरिक और रणनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा की। तो ड्रोन, CCTV, अनेक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई तकनीक है फेस रिकॉग्निशन, यानी कि चेहरा पहचान तकनीक, इन सब के माध्यम से निगरानी रखकर भी भारतीय पुलिस या राष्ट्रीय स्तर की पुलिस आतंकवादी निरोधी जितने भी अभियान है उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। अब प्रश्न उठता है कि इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर और भारतीय पुलिस की अपनी भूमिका के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। हम जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती भारत के समक्ष जो है वो है संसाधनों की सीमाएं। अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण भारत में जनसंख्या और पुलिस का अनुपात भी बिगड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस के पास पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव है जिसके माध्यम से वे इस तमाम भूमिकाओं को संपन्न करें। तो पहली चुनौती है अपर्याप्त संसाधनों का होना पुलिस के पास। द्वितीय है कि तकनीकी उन्नति के साथ साथ न केवल पुलिस के पास संसाधनों की अपेक्षा बढ़ी है, अपितु आतंकवादी तरीकों में भी निरंतर बदलाव हो रहा है। मैंने पूर्व में भी जिक्र किया कि साइबर हमले आज निरंतर हो रहे हैं। भारतीय पुलिस की बात करें तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से भी पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी रूप से नहीं कर सकती। औपनिवेशिक काल की इस पुलिस में जनता की विश्वसनीयता का अभाव भी है। तो एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो समुदाय से दूरी या समुदाय में पुलिस की विश्वसनीयता का अभाव भी है। इसकी वजह से भी पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही है। एक अन्य चुनौती प्रशिक्षण की कमी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए जरूरी है कि पुलिस को न केवल
अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, अपितु उसके लिए अद्यतन प्रशिक्षण भी पुलिसकर्मियों को दिया जाए। तो ये सब ऐसे अभाव हैं, ऐसी चुनौतियां हैं जिनके कारण पुलिस बल अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अब हम भारत में कुछ ऐसे उदाहरण केस स्टडीज देखेंगे जिसने आतंकवाद को भारत में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक इसमें केस स्टडी या केस अध्ययन है पंजाब में आतंकवाद का। 80 के दशक में पंजाब आतंकवाद से अत्यधिक पीड़ित रहा। इसमें सर्वप्रथम मुद्दा यह है कि पंजाब में आतंकवाद के उभार के क्या कारण थे। जब हमने आतंकवाद के प्रकार देखे तो हमने धार्मिक आतंकवाद एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो धार्मिक उन्माद के कारण उत्पन्न होता है। पुनः धार्मिक उन्माद अकेला नहीं रह जाता, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित करने लगते हैं। पंजाब उसी का एक उदाहरण रहा। धार्मिक एवं राजनीतिक असंतोष के कारण यह आंदोलन उपजा। एक लंबे समय तक पंजाब इससे पीड़ित रहा, लेकिन इसमें पुलिस ने इसको दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें सक्रिय खुफिया प्रयास पुलिस की तरफ से किए गए और कानूनों का एक निर्धारित और सुनिश्चित पालन करके अर्थात कानूनी हस्तक्षेप से पंजाब में आतंकवाद के आमूलचूल उसको खत्म करने में पुलिस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसमें समाधान में जो पुलिस ने एक उपकरण का इस्तेमाल किया वो किया जनता से संवाद। निरंतर जनता से संवाद कर, समुदाय के साथ अपनी दूरी को कम कर और पुनः विकास कार्यक्रम आयोजित करके, ताकि समाज में या समुदाय में पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या भारत के समक्ष आई, हमने पूर्व में भी जिक्र किया। आतंकवाद वो है जो राजनीतिक मामलों के कारण उत्पन्न होता है, हिंसा का सहारा लेता है। उग्रवाद वे है जो स्थानीय मामलों के कारण उपजे असंतोष से उत्पन्न होता है, वो कभी कभी हिंसा का सहारा लेता है। उग्रवाद से के उन्मूलन की सर्वाधिक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष यह रहती है कि उसमें हमारे देश के नागरिक ही शामिल रहते हैं। अपने नागरिकों के प्रति हिंसा का प्रयोग किसी भी सरकार के द्वारा उचित नहीं माना जाता। उत्तर पूर्व में जो उग्रवाद पनपा उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसकी यदि जड़ें देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में क्षेत्रीय असंतोष और संसाधनों के नियंत्रण को लेकर वर्षों से लगातार चल रही राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं इसका आधार रही। आर्थिक विकास में असमानता और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा की मांग भी इस स्थिति को बढ़ावा देती है। यदि उत्तर पूर्वी भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से हम जानें तो हम जानते हैं कि उनका एक विशेष भूगोल है, उसी भूगोल के अनुरूप उनकी एक विशेष संस्कृति है। जिन भी क्षेत्रों में अपनी एक विशेष संस्कृति रही है, वे क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेके अत्यधिक संवेदनशील रहे हैं। संसाधनों पर नियंत्रण और साथ ही अपनी सांस्कृतिक पहचान से उभरे असंतोष या ये कहें कि असुरक्षा की भावना से उत्तर पूर्व में उग्रवाद पनपा। अनेक प्रकार की उग्रवादी गतिविधियां वहां संचालित की गई। उग्रवादी समूह संगठित होकर आतंकवादी कार्रवाइयों द्वारा, जैसे मैंने कहा, कभी कभी हिंसा का सहारा भी उनके द्वारा लिया जाता है, जैसे बम विस्फोट, चुनावों में बाधा,
और राजस्व संग्रहण की घटना, इनमें बाधा बनना, ऐसी गतिविधियां इनके द्वारा की गई, जिनका उद्देश्य सरकारी संस्थानों को कमजोर करना रहा। ये गतिविधियां वस्तुतः आम जनता में भय फैलाने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अराजकता फैलाकर उसे पूरी करवाने का माध्यम बनी। अब इन उग्रवादी गतिविधियों में वहां की पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही, जो कि हमारा इस सत्र का मुख्य बिंदु भी है। पुलिस और सुरक्षा बल, इन्होंने सशक्त संयुक्त अभियानों के माध्यम से उग्रवाद को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वस्तुतः पुलिस और सुरक्षा बल यह जानते हैं कि जब तक स्थानीय समुदाय उसमें शामिल नहीं होता, तब तक स्थायी रूप से उग्रवाद को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अतः वहां की पुलिस ने स्थानीय समुदाय के साथ संवाद और सहभागिता बढ़ाकर उग्रवाद को खत्म करने में स्थिरता लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही अपने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करके और क्षेत्रीय सहयोग से वहां की स्थिति को बेहतर बनाया। यदि आज उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो अलगाववाद और उग्रवाद की समस्या काफी हद तक कम हो चुकी है। यदि भारतीय कानूनों की बात करें तो अनेक कानून भारत में इस समस्या से, आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए लाए गए, जिसमें टाडा लाया गया 1987 में। तब भारत, चाहे वो कश्मीर हो या पंजाब, आतंकवादी गतिविधियों से बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से निकल रहा था। हालांकि इसका बाद में उन्मूलन कर दिया गया, इसे भी विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। पोटा लाया गया, जो विशेष आतंकवाद विरोधी कानून था 2002 में। इन दोनों ही कानूनों के मिसयूज करने की बहुत ज़्यादा समस्या सामने आई, तो इन दोनों का ही बाद में उन्मूलन कर दिया गया। अभी जो वर्तमान में लागू है वो ये है UAPA 1967। इसमें काफ़ी संशोधन आ चुके हैं, इसको भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि आतंकवाद के विरुद्ध पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, जिसमें हमने देखा कि प्राथमिक तौर पे खुफिया जो सूचनाएं हैं उनका संग्रहण करना, यानी कि जो भी सूचनाएं खुफिया तंत्र से मिलती है उनका सटीक एवं व्यापक संग्रहण और उनका विश्लेषण करना, सतर्कता एवं निगरानी रखना। जितनी भी संदिग्ध गतिविधियां आसपास के क्षेत्र में, यदि सीमा क्षेत्र का राज्य है तो वहां की पुलिस की भूमिका और भी अधिक अहम है। कौन सी संदिग्ध गतिविधियां वहां चल रही हैं उन पर निगरानी रखना। ऑपरेशन एवं गिरफ्तारियां, बहुत सारे ऑपरेशन भारत में चलाए गए, जिसमें से ऑपरेशन कोबरा और ग्रे हाउंड, ये दोनों ही ऑपरेशन नक्सलवादी क्षेत्रों में चलाए गए। कोबरा माने कमांड बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इसमें CRPF की एक विशेष बटालियन जो है वो कोबरा के नाम से बनाई गई। सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद से निपटने के लिए ये केंद्र सरकार की विशेष बटालियन थी। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रे हाउंड, ये राज्य स्तर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में चलाया गया। इन दोनों ही बटालियन को यदि हम देखें तो इनका विशेष उद्देश्य उस क्षेत्र विशेष में चल रही नक्सलवाद आधारित उग्रवादी गतिविधियों को रोकना और नक्सलवाद को खत्म करना था। कोबरा, जो कि केंद्र स्तर की बटालियन थी, यह अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हाईटेक बटालियन है, जबकि जो ग्रे हाउंड है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक स्थानीय बटालियन है। दोनों ने वहां उस क्षेत्र में नक्सलवादी सहायक जो हैं गतिविधियों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस प्रकार विशेष ऑपरेशन चलाकर और निर्णायक कार्यवाहियों के दौरान आतंकवादियों की गिरफ्तारी करके भी पुलिस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आतंकवाद और मानवाधिकार के नए आयाम कौन से हैं?
क्या चुनौतियां आज हमारे समक्ष हैं। हम सब जानते हैं कि मानवाधिकार आज संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक चिंतनीय विषय बना हुआ है और आतंकवाद से यदि सर्वाधिक प्रभावित हैं तो मानवाधिकार ही हैं। हाल ही में कश्मीर में भारत में हुई घटना में 26 आम नागरिक मारे गए। वस्तुतः ये आम नागरिक के मानवाधिकारों का ही हनन है। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इन मानवाधिकारों का संरक्षण तभी संभव है यदि इन आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को निर्णायक भूमिका प्रदान करके आतंकवाद का उन्मूलन किया जाए। तो आतंकवाद और मानवाधिकार को ये समझने का प्रयास करते हैं। चुनौतियां ये हैं कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं उनके बीच जो जटिल संतुलन है वो स्थापित करना, क्योंकि जब सुरक्षा बल सुरक्षा से संबंधी अपनी गतिविधियां चलाते हैं तो अनेक व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन उनके द्वारा भी होता है। उत्तर पूर्व के राज्य हों या कश्मीर, ये सुरक्षा बलों के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं यानी मानवाधिकारों को संरक्षित रखते हुए आतंकवाद का उन्मूलन करना भारतीय पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। मानवाधिकार सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है कि एक न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जाए, प्रक्रिया पारदर्शी हो और पुलिस और सुरक्षा बलों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पुनः व्यक्तिगत सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिन कानूनी संशोधनों की आवश्यकता है वह भी किए जाएं। भारत में समय समय पर अनेक कानूनी संशोधन किए गए हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा कि आतंकवाद की गहरी जानकारी जो है हमें जरूरी है। इसमें पुलिस की भूमिका यह है कि पुलिस की क्षमताओं का विकास किया जाए ताकि वह प्रशिक्षण और उपकरणों के आधुनिकीकरण से इस आतंकवाद को निपटने में अपनी भूमिका अदा कर पाए। पुलिस और सुरक्षा बल जब मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से निपटें। इस सत्र में हम पुलिस की क्षमताओं और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर वो किस प्रकार से आतंकवाद और उग्रवाद के उन्मूलन में सहायक बनते हैं इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकवाद के विभिन्न स्वरूप हैं, हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक भावनाओं के आधार पर जो कट्टरपंथी समूह हैं जैसे ISIS या अल-कायदा, ये राजनीतिक हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं। चूंकि ये धार्मिक आधार पर या धार्मिक विश्वास और आस्था के मुद्दों पर इन गतिविधियों का संचालन करते हैं, इसी कारण इनको आम जनता से भावनात्मक समर्थन मिलता रहता है। आतंकवाद का जो दूसरा स्वरूप है वह है राजनीतिक आतंकवाद। यदि हम आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों को पर एक समग्र दृष्टि डालेंगे तो हम देखेंगे कि आतंकवाद का कोई भी स्वरूप दूसरे स्वरूप से एकदम पृथक नहीं है। धार्मिक आतंकवाद का आधार धार्मिक हो सकता है, लेकिन अंतिम रूप से उसकी परिणति राजनीतिक आतंकवाद के रूप में ही होती है। राजनीतिक आतंकवाद के क्या मायने हैं? ये सरकारी तंत्र को अस्थिर करने या राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है, जैसे वामपंथी
या दक्षिणपंथी समूह। पुनः राष्ट्रीय आतंकवाद, यह आतंकवाद राष्ट्र के किसी क्षेत्र या समुदाय के लिए स्वतंत्रता या स्वायत्तता की मांग के तहत हिंसा करना, जैसे कश्मीर या उत्तर पूर्वी भारत में। यदि अभी कश्मीर में हुए हमले को इसमें किसी एक श्रेणी में रखना चाहें तो धार्मिक आतंकवाद इसका आधार था, क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आधारित मानकर आतंकवाद की इस घटना को प्रायोजित किया। पुनः आतंकवाद की इस घटना का अंतिम उद्देश्य राजनीतिक आतंकवाद यानी कि राजनीतिक सत्ता को अस्थिर करना था। राष्ट्रीय आतंकवाद जो कि किसी एक क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग को लेकर किया जाता है, तो इसके पीछे मूल भावना कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर रही है, हम सब जानते हैं। यानी कि इस एक हमले को किसी एक श्रेणी के भीतर रखा नहीं जा सकता। स्पष्ट है कि आतंकवाद का कोई भी स्वरूप दूसरे स्वरूप से एकदम स्वतंत्र नहीं होता। आतंकवाद की एक नई श्रेणी है साइबर आतंकवाद। उसको समझते हैं। साइबर आतंकवाद एवं राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी कि डिजिटल माध्यमों से बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना, वायरस के जो अटैक होते हैं जिन्हें हम साइबर हमला बोलते हैं, वो सब इसी आतंकवाद की श्रेणी में आता है। डिजिटल माध्यमों से बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और कुछ राज्यों द्वारा आतंकवादी समूहों को समर्थन देना, ये सब साइबर आतंकवाद एवं राज्य प्रायोजित आतंकवाद में आता है। इस प्रकार आतंकवाद के जो विभिन्न स्वरूप हैं उसमें मुख्य रूप से धार्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और साइबर आतंकवाद है। आतंकवाद बनाम उग्रवाद, हमने इसके अंतर और समानताएं समझने का प्रयास करते हैं। इसकी भूमिका मैंने बताई थी कि जो उग्रवाद होते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष की विशेष मांग को लेकर की जाने वाली घटनाएं उग्रवाद की श्रेणी में आती हैं, जबकि आतंकवाद जो है वो राजनीतिक आतंकवाद का ही दूसरा रूप माना जाता है। सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव के लिए हिंसा और भय का विशेष उपयोग करता है। इसका उद्देश्य लक्षित हमलों के जरिए अस्थिरता फैलाना है। इसके जो पहलू हैं वो ये हैं, नागरिकों को सीधा निशाना बनाना, इनकी जो प्रेरणा है वो राजनीतिक या धार्मिक होती है। पुनः डर और अविश्वास का माहौल पैदा करना इनका प्राथमिक लक्ष्य रहता है। यदि वहीं उग्रवाद की बात करें तो आमतौर पर हिंसात्मक या गैर हिंसात्मक तरीकों से, मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था कि ये कभी कभी हिंसा का सहारा लेते हैं। ये जो उग्रवाद है ये सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं। इनका दायरा व्यापक और आंदोलन आधारित होता है। राजनीतिक आंदोलन में संभवतः एक घटना होती है और जो वैचारिक आंदोलन होते हैं वो लंबे समय तक एक विशेष किसी उद्देश्य को लेकर लड़े जाते हैं। विचारधारा आधारित संघर्ष है इसका जो पहला पहलू है। जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की कि उग्रवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है माओवाद या नक्सलवाद। ये लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक आंदोलन होते हैं, एक पूरे क्षेत्र को ये प्रभावित करते हैं और नक्सलवाद इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आधुनिक राज्य में आतंकवाद की क्या रणनीतियां हैं और क्या चुनौतियां हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने पूर्व में भी जिक्र किया कि वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने आतंकवाद को एक नया स्वरूप दिया है। वर्तमान समय में आतंकवाद के इस नए स्वरूप से निपटने की क्या चुनौतियां हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक राज्य में जो कानून और नीतियां हैं उसमें अत्यधिक कठोरता लाकर आतंकवादी विरोधी कानूनी एक फ्रेमवर्क बनाकर दमन की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी देखा, हमारे यहाँ टाडा बना, पोटा बना और यूपीएपी जो भी चल रहा है। साथ ही खुफिया जानकारी और निगरानी तकनीक ने जहाँ आतंकवाद का
को भी एक नया हथियार दिया है, वहीं पुलिस के पास भी नए अत्याधुनिक संसाधन आए हैं जो आतंकवादियों पर नजर रख सकते हैं। तो वर्तमान समय में या आधुनिक राज्य में आतंकवाद को पर नजर रखने के लिए तकनीकी और मानव खुफिया जो यंत्र हैं उनका बेहतरीन से इस्तेमाल हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद सबके लिए एक चुनौती बन के उभरा है। 9/11 का जो हमला अमेरिका पे हुआ, उसके बाद पूरे विश्व में ये समझ आया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की इंटेंसिटी या तीव्रता क्या है। इसलिए यदि हम उसके बाद देखेंगे तो भारत को वैश्विक स्तर पर अत्यधिक समर्थन मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है वो आधुनिक राज्य की एक आतंकवाद से निपटने की महत्वपूर्ण पहचान है। यानी कि सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए विभिन्न देशों के साथ या उनके बीच समन्वय और जानकारी को साझा करना, ये भी आधुनिक राज्य की आतंकवाद से निपटने की एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय पुलिस की जो आतंकवाद से लड़ाई में भूमिका है उसमें निवारण करना, यानी कि जितनी भी संभावित आतंकवादी गतिविधियां हैं उनकी खुफिया पहचान करके उस पर रोकथाम करना, पुनः हमलों के बाद साक्ष्य जुटाना और साक्ष्य जुटाकर जो अपराधी हैं उनकी जांच और गिरफ्तारी करना, ये भी भारतीय पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही सुरक्षा प्रबंध, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, वस्तुतः आतंकवादी इन महत्वपूर्ण स्थानों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसकी गूंज बहुत बड़ी होती है। भारत की संसद पर जो हमला हुआ वो भारत की अस्मिता पर हमले जैसा था। इसलिए इन तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा प्रबंध करके भी पुलिस अपनी भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण स्थानों और सार्वजनिक महत्व के स्थानों को सुरक्षात्मक बनाना, पुनः प्रशिक्षण और समन्वय, विशेष टास्क फोर्स या NSC जैसी इकाइयों को तैयार करना और ऐसी इकाइयों के माध्यम से आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना, ये पुलिस की आतंकवाद से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने एक केस अध्ययन पंजाब में आतंकवाद का किया था। मैंने बताया भी था कि 80 के दशक में पाकिस्तान में जो खालिस्तान आंदोलन उपजा और पनपा, वो भारत के समक्ष, स्वतंत्र भारत के समक्ष कह सकते हैं, आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती रहा है। इसको हमने पूर्व में भी समझा था। इसको देखते हैं कि 1980 से 90 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने आतंकवादी गतिविधियों को जन्म दिया। हिंसात्मक गतिविधियां उसमें आम थी, जैसे बम विस्फोट, अपहरण और हत्या, ऐसी हिंसाएं आम थी। पंजाब पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रण में लिया था। ये जो संघर्ष रहा आतंकवाद और भारतीय सरकार के बीच में, यह संघर्ष भारतीय पुलिस और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय, जो हमने पूर्व में भी जिक्र किया, आपसी संवाद से और खुफिया सहयोग से आतंकवाद का उन्मूलन पंजाब में संभव हुआ था। उत्तर पूर्वी भारत में भी उग्रवाद की पहले हमने केस स्टडी की, जहां असम में स्वतंत्रता के लिए उल्फा और नागालैंड में स्वतंत्रता के लिए NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये दो समूह वहाँ स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग करते हुए वहाँ उग्रवाद जैसी गतिविधियों को इन्होंने चलाया। ये दोनों ही समूह जो हैं क्षेत्रीय अधिकारों की मांग करते हुए हिंसात्मक संघर्ष में यकीन रखते थे। पुलिस और सेना की यदि प्रतिक्रिया देखें तो वहाँ की पुलिस और सेना ने मिलकर एक संयुक्त अभियान वहाँ चलाए और विकास परियोजनाएं, एक्चुअली वस्तुतः जो हम बात करते हैं, वहाँ की जनता से यदि आपको विश्वास जीतना है तो दो समानांतर कार्यवाही पुलिस द्वारा करनी होती हैं। एक तो यह है कि संवाद के माध्यम से जनता के नज़दीक जाना, और दूसरा विकास परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें यह विश्वास दिलाना कि आपका कल्याण या आपकी सुरक्षा उग्रवाद विरोधी गतिविधियों में सहयोग के माध्यम से ही संभव है।
उत्तर पूर्व में भी पुलिस ने और जहां तक कि पंजाब में भी पुलिस ने संवाद और विकास परियोजनाओं दोनों का सहारा लिया था। इसमें भी संयुक्त अभियान चलाए गए, निगरानी और विकास परियोजनाओं के जरिए समस्या से निपटा गया। यदि अभी हम कश्मीर की भी केस स्टडी देखें, धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में जिस प्रकार से विकास परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित की गई और साथ ही वहाँ यह भाव जगाकर भारतीयों में सुरक्षा का भाव, कश्मीर में जिस प्रकार से पर्यटन तेजी से बढ़ा, आम कश्मीरी के मन में भारत को लेकर सकारात्मक भाव उत्पन्न हुए। यही कारण है कि पहलगाम हमले के बाद यदि हम वहाँ के कश्मीरियों की प्रतिक्रिया देखें तो उनमें पाकिस्तान के समर्थन में संवेदनाएं बहुत कम बची हैं। स्पष्ट है कि विकास परियोजनाएं और संवाद उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद, इसको देखने का प्रयास करते हैं। नक्सलवाद जो है वो भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा पनपा, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये प्रमुख जो मध्य पूर्वी क्षेत्र था, वहाँ ये सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण उभरा। भारतीय माओवादी पुलिस पर हमले करते थे और साथ ही जितने भी सरकारी तंत्र था, सरकारी ऑफिस थे, कार्यालय थे, उन पर इनके द्वारा हमला किया जाता था। जितने भी सुरक्षा बल वहाँ कार्यरत रहे, मुख्य रूप से सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वहाँ कार्य करती है। वो विकास कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी के साथ वही दोनों जो मुख्यतः आधार हैं उग्रवाद और आतंकवाद उन्मूलन के, वही इन्होंने वहाँ भी अपनाए हैं और ये नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इससे पूर्व में बटालियन का भी जिक्र किया था, कोबरा और ग्रेहाउंड, जो कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर चलाई गई। इसके अतिरिक्त वहाँ विकास परियोजनाएं भी चलाई गई हैं और जो नक्सलवादी अपनी नक्सल से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर पुनः समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा और पुनर्वास की कई गतिविधियां भारत सरकार द्वारा उस क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। जब हमने पूर्व सत्र में गांधी दर्शन की बात की थी, तब भी हमने कहा था कि गांधी जी का मूल मंत्र था कि आप घृणा अपराध से करें, अपराधी से नहीं, और अपराधी के समाज में लौटने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, आप उसको भी हमेशा ध्यान में रखें। तो पुनर्वास और शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम हैं, उसके पीछे मंतव्य यही है। पुनः मैंने पहले भी बताया कि जितने भी उग्रवाद संबंधी गतिविधियां भारत के भीतर संचालित की जाती हैं, उनके निपटने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसमें भारतीय नागरिक ही संलिप्त रहते हैं। असमानता का भाव लेकर वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो उनसे जो निपटने के तरीके हैं वो आतंकवाद से निपटने के भारतीय सरकार के तरीकों से एकदम भिन्न होते हैं। यही कारण है कि उस क्षेत्र में पुनर्वास और शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई। भारतीय आतंकवादी विरोधी जो कानून हमने पहले जिक्र किया था, विस्तार से देखते हैं। टाडा, पोटा और यूएपीए। टाडा कानून जो है वो 1987 में लाया गया था। इसके मैंने पूर्व में भी बताया कि 80 से जो 90 का दशक था, उसमें भारत के समक्ष आतंकवाद की चुनौती बहुत प्रखर थी, चाहे वो पंजाब में हो या कश्मीर में। तो टाडा जो कानून था वो अत्यंत कठोर कानून बनाया गया। इसमें विशेष अदालतें बनाई गई और व्यापक परिभाषा आतंकवाद की गई, यानी कि अनेक प्रकार की गतिविधियों को आतंकवादी गतिविधि माना गया। इसमें जमानत नहीं होती थी, इसलिए कई बार इसके दुष्प्रयोग के जो मामले सामने आए और इसी वजह से 1995 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। पुनः 2002 में भारत सरकार द्वारा पोटा कानून लाया गया। ये भी, इसमें आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंध करने का प्रावधान थे और न केवल उनको प्रतिबंधित किया जाता था, उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। लंबी हिरासत में इसमें रखा जाता था और इसमें हिरासत में लेने से पूर्व या रिमांड में जाने से पूर्व कोई पूर्व अनुमति या कारण बताने का प्रावधान नहीं था।
इसे भी 2004 में रद्द कर दिया गया। यूएपीए जो कि 1967 में लगा, ये कानून हमारे यहाँ आज भी प्रचलित है। इसमें 2004, 2008, 2012, 2019 और अभी 2020 में भी इसमें काफ़ी संशोधन लाए गए हैं। इसके जो मुख्य प्रावधान है उसमें व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने की शक्ति है, पुनः संपत्ति जब्त की जा सकती है, संगठन को प्रतिबंध करने का प्रावधान इसमें भी है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको देश भर में जांच करने का अधिकार है और ये आज भी लागू है और आज भी आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। आतंकवाद और मानवाधिकार के जो नए आयाम हैं उसमें मैंने पूर्व में भी बताया कि जब भारतीय पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादी विरोधी गतिविधियां चलाते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो आम नागरिक के मानवाधिकारों का भी संरक्षण करें। वर्तमान समय में ये चुनौती बहुत महत्वपूर्ण रूप से पुलिस के समक्ष है। इसमें क्या नए आयाम क्या है? निगरानी और गोपनीयता। यदि डिजिटल डाटा संग्रह से निजता के अधिकारों को चुनौती दी है, व्यक्ति के अपने जो प्राइवेसी की राइट हैं उसमें यदि डिजिटल रूप से सरकार या ये संगठन डाटा संग्रह करते हैं तो उससे निजता का अधिकार को जो चुनौती उत्पन्न होती है उसमें संतुलन स्थापित करना आज पुलिस के समक्ष बड़ी चुनौती है। पुनः न्यायिक प्रक्रिया जो हमारे यहाँ भारत में जिसका बड़ा आलोचना की जाती है कि बहुत लंबी है, उसके लिए विशेष अदालतें बनाई जा रही हैं और लंबी हिरासत में यदि पुलिस रखती है तो वो निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित करती हैं, इसलिए विशेष अदालतें न्यायिक प्रक्रिया में स्थापित की जा रही हैं। ये नए आयाम है आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में। पुनः सामुदायिक प्रभाव जो हैं उसमें आतंकवादी विरोधी कार्यवाही जब भी भारतीय पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा की जाती है तो अल्पसंख्यक समुदायों में एक विरोध की भावना या अलगाव उत्पन्न होता है। तो इन अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में विश्वास को बनाए रखकर भारतीय पुलिस किस प्रकार से कार्य करे, सुरक्षा बल भी किस प्रकार से कार्य करें, ये एक नवीन आयाम है और नवीन चुनौती भी है। पुनः प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधन। पुलिस को इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए जो नवीनतम संसाधन और अद्यतन प्रशिक्षण चाहिए वो भी एक पुलिस के लिए एक नया आयाम भी है और एक नया चुनौती भी है कि किस प्रकार से वो संसाधन, चूंकि भारत में हम सब जानते हैं कि भारतीय पुलिस संसाधनों की अनुपलब्धता से ग्रसित है, तो इन संसाधनों को इनको उपलब्ध करवाना और उन्नत प्रशिक्षण इनको देना ये भी एक नवीन चुनौती है। क्या विशेष पुलिस की, भारतीय पुलिस की आतंकवाद नियंत्रण के लिए रणनीतियां हैं और कानून हैं? विशेष कानून जिसका हमने जिक्र किया यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है ये 1967 से लागू है और आज भी यही लागू है। ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पुलिस को अधिकार देते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया कि इसमें इस कानून के तहत एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देश भर में कहीं भी जाकर निगरानी करने का अधिकार है या वहाँ जाकर ये संपत्ति जब्त कर सकते हैं, संगठन प्रतिबंधित कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। पुनः यदि इस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जमानत कठिन हो जाती है। गोपनीयता और जो गुप्त सूचना है, गुप्त सूचना का जो संग्रह है और उसके विश्लेषण के माध्यम से आतंकियों की गतिविधियों को पहचान करके उनसे पहले ही निपटा जाता है। विशेष प्रशिक्षण और इकाइयां पुलिस द्वारा बनाई गई हैं। उदाहरण के तौर पे विशेष एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग एटीएस, एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी बनाई जाती है और विद्यमान जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो आतंकवाद से लड़ने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त और इकाइयां भी जैसे साइबर सेल इत्यादि बनाई जाती हैं जो कि आतंकवाद से निपटने में विशेष प्रशिक्षित इकाइयां होती हैं। ये वो रणनीतियां और कानून हैं। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे समक्ष चुनौती है भारतीय पुलिस और सुरक्षा बल के समक्ष वो है मानवाधिकार संरक्षण की और साथ ही सामुदायिक विश्वास की।
जिसके बिना आतंकवाद से निपटा नहीं जा सकता। तो मानवाधिकारों का सम्मान करना अत्यंत जरूरी है। पुलिस को आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना होता है ताकि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न हो। साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग, जिसका जिक्र हम पूर्व के सत्रों में भी कर चुके हैं, कि सामुदायिक विश्वास को मजबूत करने के लिए पुलिस स्थानीय समुदायों के साथ निकट संपर्क रखती है, जिससे सूचना साझा करना और सहयोग बढ़ाना संभव होता है। तकनीकी प्रगति ने कैसे आतंकवाद निगरानी में योगदान दिया है, उसके नियंत्रण में योगदान दिया है, उसमें सैटेलाइट निगरानी, जो उन्नत सैटेलाइट तकनीक है, उससे संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी संभव हो पाती है। भारत ने जब भी सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका आधार इसी सैटेलाइट द्वारा बताए गए वे आतंकवादी ठिकाने थे। तो सैटेलाइट की जो उपकरण है, सैटेलाइट स्वयं इस मामले में भारतीय पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद करता है। ड्रोन की भूमिका मैंने पूर्व में भी जिक्र किया। अभी जो आतंकवादी हमला भारत पर हुआ और भारत ने जो प्रत्युत्तर में कार्यवाहियां की, उसमें ड्रोन की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई। तो ड्रोन जो है, ड्रोन का उपयोग सीमाओं और संवेदनशील क्षेत्रों में सतत नजर रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभी तो आक्रमण के लिए भी, अड्डे जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको मिटाने के लिए भी ड्रोन का प्रयोग किया गया। डाटा विश्लेषण जो है, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो आतंकवादी नेटवर्क की पहचान और उसकी भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक समावेशन से भी आतंकवादी गतिविधियों से निपटा जा सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूचना साझेदारी, जिसमें भारत जो है विदेशी एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस आसूचना को साझा करते हैं ताकि वैश्विक आतंकवाद नेटवर्क को कमजोर किया जा सके। पुनः सामाजिक समावेशन हमने पूर्व में भी जिक्र किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़कर, उन्हें रोजगार के अवसर देकर, उनके लिए विकास के अवसर उत्पन्न करके आतंकवादी विचारधारा की जड़ें कमजोर की जा सकती हैं। पुनः राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है, यानी कि स्थिरतापूर्ण जो शासन संरचनाएं हैं, ये भी आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत आधार बनती हैं। अब हम इस सत्र के निष्कर्ष पर आते हैं और भविष्य की दिशा क्या होगी। इसमें निष्कर्ष यह है कि सशक्त पुलिस बल जो है वो आतंकवाद की निपटने में अग्रिम पंक्ति बन सकता है। विशेष प्रशिक्षण देकर, बेहतर संसाधन देकर और तकनीकी सहायता से पुलिस को सक्षम बनाना, मानवाधिकारों का संरक्षण करके, यानी कि पुलिस अपनी सभी कार्यवाहियों में नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। एक समावेशी समाज, यानी कि सभी वर्गों का सामाजिक समावेशन आतंकवाद के निराकरण में चूंकि सहायक होता है, तो ऐसे समावेशी समाज का निर्माण किया जाए। और अंतिम रूप से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, वैश्विक सहयोग से आतंकवाद को निपटने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेटवर्क को मजबूत करके भारतीय पुलिस आतंकवाद से निपटने में अग्रिम और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस सत्र में आप सबके बने रहने के लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. British humor doesn't have a very high standing in the world. When people talk about it, they usually do so with a certain degree of disparagement. Yet all this is, I think, rather unfortunate, because if I read out to you a certain section from Jerome K. Jerome's famous novel Three Men in a Boat, you will realize that not only is British humor genuinely funny, it is probably even better than some of the other samples of humorous writings that you might have read in the recent past. The story that I'm going to read out is told by Jerome, who thinks he is suffering from some kind of a malady. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was.
I got down the book and read all I came to read. And then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forgot which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge, I know. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. I sat for a while, frozen with horror, and then in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. Wondered what else I had got. Turned up St. Vitus's dance. Found, as I expected, that I had that too. Began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically. Read up ague and learned that I was sickening from it, and that the acute stage would commence in about another fortnight.